हेलो स्टूडेंट्स। फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी के चैनल पर, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के संविधान के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। भारत के संविधान के बारे में आपको बताया जा रहा है। हमने जब भी आपको पढ़ा रहे हैं तब भी हमेशा आपको बता रहे हैं कि पढ़ा मतलब जो पढ़ाई है वो करी कैसे जाती, इसके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। पढ़ते वो भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है, पढ़ते आप भी हो, मेहनत उतनी करते हो। दिक्कत कहाँ होती है वही आपको बताया जा रहा है। छोटी से छोटी चीजों पर आपका ध्यान जाए, कुछ भी आपसे छूटे नहीं, सब कुछ आप ध्यान से पढ़ो। जैसे एक बार कहा गया है कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डिस्टेंस। जो सफलता होती है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है। सफलता, लोग कहते हैं कि ये हम या सफल हो गए, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। नहीं बेटा, सफलता जो होती है वो रास्ते जो आप जर्नी करके आए वो सफलता है। जहां आप पहुंचे वो आपका गोल है। सफलता जो आपने रास्ता तय किया है, क्योंकि इतनी कठिनाइयां, इतना टेंशन, घर का बॉर्डिनेशन, ये सब करने के बाद, आप इतनी मेहनत करने के बाद आप जहां सेलेक्ट हो गए वो आपका गोल है। लेकिन आपने जो रास्ते में इतनी कठिनाइयां को सामना किया वो आपकी सक्सेस होती है। ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। फिर से शुरुआत करते हैं। पुराना वाला आपको तो याद होगा, धारा 887 के तहत मुगल मूल वंश व रंग के आधार पर कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट आपकी भर्ती हो सकती थी। अब आपका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका 1853 का। क्या आता है? 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है आज हम जानेंगे। 1853 1853 ईसा का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मतलब पहले 1853 ईस्वी चार्टर अधिनियम के आने से पहले जितने भी जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसमें जितनी भी पद थे, चाहे मैनेजर का हो चाहे किसी का भी हो, वो लोग पहले ही से फिक्स रहते थे। जैसे राजा का बेटा राजा होगा तो मैनेजर का बेटा मैनेजर बनता था। लेकिन 1853 ईसा का चार्टर अधिनियम आने के बाद वह नियम बदल गया, और उसके बाद जिस तरीके आज आईएएस पीसीएस की तैयारी होती है और उसके बाद वहां सिलेक्शन होता है, वैसा ही नियम हो गया उस कंपनी में जॉब पाने का, कि आप एक परीक्षा होगी आपकी, लिखा हुआ महत्वपूर्ण पदों की, मेन जो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, पद थे, उनकी जो भर्तियां होने लगी, उन पे जो सिलेक्शन होने लगा, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 1854 ईसा में मैकलम समिति की नियुक्ति की गई। याद रखना, 1853 ईसा का चार्ट अधिनियम का आने के बाद जो आपकी कंपनियों के महत्वपूर्ण पद थे, उनके लिए मतलब कंपटीशन होने लगा, एग्जाम होने लगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने लगे। उसको ठीक करने के लिए 1854 ईसा में मैकलम समिति की किसकी किसकी नियुक्ति हुई? मैकाले समिति की। ठीक है, मैकलम हम बोला, मैकाले मैकाले समिति की नियुक्ति हुई थी। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल, जो आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, कि परिषद की विधीय या प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति होने के बाद इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब जिस पर अब जो कंपनियों में आपकी भर्तियां होनी थी, वो अब बिल्कुल जो उनकी समिति थी वो बिल्कुल अलग कर दी गई, उसको हटा दिया गया उनके अंडर से। इसके तहत परिषद के 6 नए पार्षद जोड़े गए। उसमें 6 नए पार्षद जोड़े। ये जरूर याद रखना है, जब ये आया था 1854 में, तो उसमें कितने पार्षद जोड़े गए थे। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आने मतलब शुरुआत हुई थी, पहली चीज तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किस अधिनियम के आया था, तो 1853 ईसा का चार्टर अधिनियम। उसको सुधारने के लिए कौन सा समिति बनी? तो मैकाले समिति बनी। मैकाले समिति के बाद कितने नए पार्षद जोड़े गए? 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें विधान परिषद कहा गया, पार्षद कहा गया। ठीक है। ठीक। 1858 ईसा का भारत शासन अधिनियम। ठीक। फिर से एक बार ऊपर वाला देख लेते हैं हम लोग, याद आइए। 1853 ईसा का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में
नामजदगी सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधार भरने की व्यवस्था की गई। मतलब जब 1853 का जो चार्टर अधिनियम आ गया था, उसमें जितने भी बड़े लोग अपने मर्जी के हिसाब से लोग भर देते थे ना कि नहीं तुम जाओ, तुम ये नौकरी कर लो, वो नौकरी कर लो। 1853 1853 का जो आपका चार्टर अधिनियम आया, इसके बाद उन पदों को भरने के लिए, उन वैकेंसीज को भरने के लिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगा। ठीक, और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सी समिति बनी? 1854 1854 ईसा मैकाले समिति बनी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जितने भी विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थे आपके भारत जर्नल गवर्नर के, वो सारे अलग कर दिए गए। इसके तहत परिषद में कितने पार्षद जोड़े गए? 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे उनको क्या कहा जाने लगा? विधान पार्षद कहा जाने लगा। फिर आज देखते हैं 1858 ईसा का भारत का शासन अधिनियम। 1858 ईसा का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी जानते हैं? पहली थी, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। मतलब 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आया, उसमें पहली चीज क्या की गई? भारत का शासन कंपनी से लेकर किसके हाथ में सौंपा गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। पहले किसके हाथ में था? शासन कंपनी के हाथ में था। कंपनी के हाथ से किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। मतलब जिसके सर पर क्राउन होता वही भारत के ऊपर क्या कर रहा था? राज कर रहा था। ठीक है, 1858 ईसा का भारत शासन आने के बाद। फिर दूसरा क्या था? भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इस 1858 भारत शासन अधिनियम आने के बाद किसकी पद की नियुक्ति की गई? भारत में मंत्री पद की नियुक्ति की गई। ये पूछा जा सकता है कि भारत में मंत्री पद की नियुक्ति कब, मतलब किसके, मतलब कौन सा अधिनियम आने के बाद करी गई थी? तो याद रखना 1858 ईसा का भारत शासन अधिनियम आने के बाद ही भारत में क्या हुआ था? मंत्री पद की विशेषता या व्यवस्था हुई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है, तीसरी विशेषता, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा थे। मतलब पावर कौन रखता था? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार थे। क्यों? क्योंकि शासन कौन चला रहा था? पहले तो कंपनी चला रही थी, अब कौन चला रहा था? अब आपका शासन चला रहा था ब्रिटिश क्राउन। मतलब जिसके भी सर पर क्राउन होता वही भारत के ऊपर राज कर रहा था। और उसके बाद 15 सदस्यों की भारत परिषद का निर्माण किया गया। ठीक, तो उसमें से जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा थे और 7 सदस्य कंपनी निदेश मंडल द्वारा। मतलब 7 आदमी कंपनी के रहते थे और 8 आदमी मतलब ब्रिटिश शासन के थे। ठीक है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। जितने भी भारत के मामले, मतलब चाहे वो राजस्व हो, कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, कोई बड़ा महल बनाना हो, कोई भी सरकारी जमीन, मतलब कंपनी या कोई कुछ भी करना होता था, उस पर पूरा कंट्रोल किसका रहता था? ब्रिटिश सांसद का। मतलब ब्रिटिश संसद का, सांसद जहां बैठते उसको संसद, मतलब ब्रिटिश सांसद या ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण रखा गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब जितने भी राजा के पद थे उनको क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से हटा दिया गया। क्या उनकी जगह कौन आ गया था? अब ब्रिटिश संसद में जो लोग थे, मतलब ब्रिटिश संसद में जो सांसद लोग थे उनके अंदर आ गया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन है, बताया था, उनको को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? उनको समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक तरीके से आप बोल सकते हो, भारत के राज्य सचिव जो थे की नियुक्ति की गई। मतलब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत में किसका नियुक्ति की गई? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? ये की गई थी जब आपका 1858 ईसा का भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम
आया था, ये देखिए लिखा है 1858 ईसा का भारत शासन अधिनियम जब आया था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पूरी पावर छीन ली गई और उसको सही उसकी जगह को किसी और को रखना पड़ेगा, तो उसको कौन है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को बनाया गया। जो वहां के मंत्रिमंडल थे, जो मंत्री पद बनाए गए थे, उनमें से ही किसी को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब अगर वह कोई भी गलती, कोई भी कार्य, कुछ भी करते तो किसको मतलब रिपोर्ट करते थे, ब्रिटिश संसद को उत्तर देते थे। ब्रिटिश संसद को पूरी जवाबदेही उनकी ब्रिटिश संसद को रहती थी। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाए गए थे 1858 अधिनियम के बाद, भारत शासन अधिनियम के बाद, उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनाए गए थे वो उनको पूरा जवाब किसको देना होता था, ब्रिटिश संसद को देना होता। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। मतलब भारत के ऊपर क्या करना है, कैसे नियंत्रण रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, क्या करेगा, वो सबका नियंत्रण कौन देखता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उसी का वाक्य अंतिम होता, मतलब जो वो कह देता था वही होता था। वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में, मतलब कोई भी निर्णय लेना हो, जो निर्णय वो दे देता था वही निर्णय मान्य होता था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, पहले तो गवर्नर था, फिर आपका गवर्नर जनरल किया गया, अब उनका नाम बदल कर क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था, वायसराय। ठीक है, इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। याद रखना, 1858 ईसा का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके तहत भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका पद हटा दिया गया था, उसकी जगह कौन आ गया था, वायसराय। तो भारत का जो पहला मतलब आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग थे, और पहले कौन वायसराय थे, वही पहले वायसराय थे और वही आखिरी गवर्नर जनरल थे। ये बात याद रखना। ठीक है, फिर आया आपका क्या, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अभी तक आप पढ़ रहे थे 1858 का भारत शासन अधिनियम, अब आपका है 1861 ईसा का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी अब हम जानते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो आपके गवर्नर जनरल थे उनकी जो कार्यकारिणी थी उनका विस्तार, विभागीय प्रणाली की प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। जो विभाग में जो भी प्रणाली था उसका, जब भाई लॉर्ड कैनिंग आखिरी गवर्नर जनरल थे उसके बाद क्या बन गए, वायसराय बन गए, तो उनकी जो प्रणाली थी कार्य करने की लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, उसका विस्तार किया गया। मतलब उसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई, उसमें जो गड़बड़ियां थी उनमें सुधार किया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब कोई भी अध्यादेश उनको पहले वो नहीं पारित कर सकते थे, अब उनके पास पावर थी अध्यादेश पारित करने की। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र कितने महीने होती थी, 6 महीने। मतलब जो भी मतलब वायसराय उस टाइम का रहते थे, वो जो भी अध्यादेश पास करते थे वह सिर्फ 6 महीने के लिए मान्य होता था, उसके बाद उनको दोबारा से वो सब करना पड़ता था। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, जो आपके गवर्नर जनरल थे या फिर आप वायसराय बोल सकते हो, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, क्या करने की, विधान परिषद की शक्ति। कहां पर, जो आपके गवर्नर जनरल गवर्नर थे या फिर आप वायसराय बोल सकते हो, उनको क्या मिल गई थी, उनको पूरी छूट मिल गई थी क्या करने की, गवर्नर बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान हो गई थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मतलब इसके द्वारा जो आपका ये 1861 भारत परिषद अधिनियम आया था, इसके आने के बाद इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भारत के प्रतिनिधि थे, भारत मतलब जो ब्रिटिशर्स नहीं थे, भारत के नागरिक थे जो भारत को प्रतिनिधित्व करते थे, शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मतलब एक तरीके से आप उनको कह सकते हो कि वो संविदा पे जॉब करते थे।
कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वो अपनी वहां पर जॉब करते थे। कहां पर? जो सरकारी नौकरियां जैसे मिलती थी, तो उसमें वो अपना उनका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो अपनी वहां जॉब करते थे। तो उनको भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहते, उनको भी वो परमिशन थी कि जो भारत मतलब जो शुरुआत होती थी कानून बनाने की, उसमें वो अपनी बात कह सके। ठीक है, ठीक है, पक्का? फिर से सुन लो। जो आपका अधिनियम आया था 1861 ईस्वा में, भारत परिषद अधिनियम, इसकी विशेषता क्या थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का क्या हुआ? विस्तार हुआ। गवर्नर जनरल या फिर आप उनको अब क्या बोल सकते हो? वायसराय, उनका विस्तार हुआ। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि सिर्फ कितने महीने की रहती थी बेटा? सिर्फ 6 महीने की रहती थी। ठीक है, 6 महीने बाद उन्हें फिर से करना पड़ता था। गवर्नर जनरल को क्या क्या मतलब क्या खासियत मिल गई? गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की क्या मिल गई? शक्ति प्रदान हो गई। इसके द्वारा कानून बनाना, मतलब जितने भी लॉ बनते थे उसमें भारत के लोग, मतलब भारत का जो प्रतिनिधि करते थे, जो उनको पेश बताते थे, मतलब भारतीय होते थे, उनको शामिल किया जाने लगा। देखो ये कानून बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है, उसमें भारतीयों की राय ली जाने लगी। वायसराय, जो आपका जनरल गवर्नर की नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया था? वायसराय। उन्होंने कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में, जो विस्तारित परिषद था उसमें गैर सरकारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नामांकित कर सकता था। ठीक है, थैंक यू। हमें आज के लिए इतना ही, थैंक यू।